सो नेक्स्ट इज इंटरेस्ट, राइट। इंटरेस्ट के अंदर सबसे पहले फॉर्मूला आता है सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट इज P इंटू आर इंटू टी ओवर 100। ये मेरा इंटरेस्ट देता है, अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। इसका एक और डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है P इंटू 1 प्लस आर टी ओवर 100। Whereas in case of compound interest हमारी अमाउंट का डायरेक्ट फॉर्मूला इज P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज़ टू पावर टी। अगर आप ध्यान देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट में T मल्टीप्लाई हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट में T ऊपर जाके पावर के अंदर कन्वर्ट हो गया। यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा रहे थे पॉपुलेशन डिस्काउंट्स वगैरह निकालने में। तो ये मेरे दो फॉर्मूलाज बेसिक फॉर्मूलाज हैं। इसमें से आपको जो भी चीज़ दी रहेगी दूसरी पूछी जाएगी, एक को छोड़ के बाकी सब दिया जाएगा। आप डायरेक्ट फॉर्मूला के अंदर लगाइए एंड आंसर निकालिए। इसी के अंदर एक चीज़ आती है कि हम बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लगा है वो लगा है हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली अगर कहीं पे टर्म आती है तो मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा, मुझे जो यहाँ पे आर लगाना है वो उस गिवन आर डैश का हाफ हो जाएगा। हाफ ईयरली है तो टाइम मेरा 2 टाइम्स गिवन टाइम हो जाएगा। 2 साल दिया है तो 4 हो जाएगा क्योंकि हाफ ईयरली काउंट कर रहे हैं। सिमिलरली क्वार्टरली अगर करते हैं क्वार्टरली तो आई विल से रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी आर बाय 4 एंड टाइम विल बी 4 टाइम्स टी। इस बात को हमेशा याद रखना है। सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर लग रहा है और मुझे डायरेक्ट अमाउंट निकालनी है तो मैं यही फॉर्मूला यूज़ करूंगी जो हमने परसेंटेज के अंदर किया है। एक डायरेक्ट फॉर्मूला और मैं आपको बता सकती हूँ विच इज़ कि अगर आपसे पूछा जाए सेम अमाउंट है, सेम टाइम है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में कितना डिफरेंस आएगा। सो वी से डिफरेंस बिटवीन compound interest and simple interest will be given by principal into r over 100 raised to power time। ये फॉर्मूला मुझे जो है डायरेक्टली देगा कि किसी भी सेम अमाउंट के ऊपर अगर मैं सारी चीज़ें सेम रख के फिर भी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के अंदर कितना डिफरेंस आएगा। सो विद दिस वी फिनिश। एक बार को इंटरेस्ट के फॉर्मूलाज भी क्लियर है, सबको समझ आ रहा है। अगर आपके कोई स्पेसिफिक डाउट्स हैं यू कैन लीव इन द कमेंट सेक्शन। हम यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं विच इज़ द शॉर्टेस्ट रिवीजन, जहाँ पे आपको हर फॉर्मूला बताया जाएगा जो भी आपके पेपर के अंदर आने वाला है। एंड बीच बीच में हम कुछ ट्रिक्स भी या कह सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूलाज भी देख रहे हैं, राइट। नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास सेलिंग प्राइस आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा, एमआरपी आएगा, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो उस चीज़ का सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि आप किसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ लॉस, रेट ऑफ प्रॉफिट आप लगा रहे हैं। तो सो द बेसिक फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द सेलिंग प्राइस इज कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस माइनस आर ओवर 100। सो दिस गिव्स मी माई वैल्यू फॉर सेलिंग प्राइस प्लस आर होगा फॉर प्रॉफिट वाइल माइनस आर होगा फॉर लॉस। इसके अंदर एक और डायरेक्ट फॉर्मूला या डायरेक्ट क्वेश्चंस किस तरीके से आएगा। सो द फर्स्ट वन विल बी कि मेरे पास 2 आइटम्स हैं ए एंड बी विच आर सेम। आई विल से ए इज इक्वल्स टू बी, लेकिन ए को मैंने x% प्रॉफिट पे बेचा है एंड बी को मैंने x% लॉस के ऊपर बेचा है। तो आपको बताना है कि मेरा ओवरऑल लॉस हुआ है कि गेन हुआ है। ऐसे केस के अंदर ऐसे कि मेरा लॉस ही होगा। सपोज मेरे पास 100 रुपये की चीज़ थी, एक को मैंने 90 में बेच दिया, एक को मैंने 110 पे बेचा है। ठीक है, 10% ही दोनों के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ जो भी मेरा डिस्काउंट है या गेन है वो लगाया है। तो उस केस के अंदर मुझे टोटल क्या होगा, लॉस होगा। एंड लॉस विल बी गिवन एज x² by 100। दिस विल गिव मी माई ओवरऑल लॉस परसेंटेज। अगर वो पूछे कि पैसे भी बताइए कि कितने रुपए का आपको जो है नुकसान हुआ है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी, वैल्यू विल बी 2 टाइम्स x² p, जितना उसका प्राइस है जो मैंने खरीदा था, ओवर 100² माइनस x²। सो दिस विल गिव मी माई डायरेक्ट वैल्यू ऑफ मेरी कितनी लॉस हुआ है इन टर्म्स ऑफ रुपीज, राइट। सक्सेसिव रेट्स, ठीक है,
सक्सेसिव का अभी अभी हमने किया भी था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा। सक्सेसिव अगर मुझे डिस्काउंट्स मिलते हैं कि सपोज 10%, ओवर 10%, ओवर 5%, तो मेरा ओवरऑल डिस्काउंट कितना होगा? सक्सेसिव डिस्काउंट में आई विल से ओवरऑल डिस्काउंट विल बी गिवन एज प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी डिवाइडेड बाय 100%। ठीक है, ये मुझे देगा डिस्काउंट कितना मिला। हो सकता है ये ज़्यादा भी हो, तो ये फॉर्मूला आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी देगा। ठीक है, तो मुझे ओवरऑल चाहिए, तो आई विल से दिस इज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस और डिस्काउंट। अगर मेरा सक्सेसिव लगता है कि सपोज मेरा किसी चीज़ के ऊपर सक्सेसिव है, पहले मुझे 2% का फ़ायदा हुआ, फिर 4% का नुकसान हुआ, तो +2 -4 और इनका मल्टीप्लिकेशन ऑब्वियसली -8 हो जाएगा, तो मेरा ओवरऑल जो है प्रॉफिट लॉस का भी परसेंटेज आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट इज इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ x आइटम्स इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ y आइटम्स, तो मेरा ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस दिया जाएगा x माइनस वाई डिवाइडेड बाय y इंटू 100 से, कि मेरा जो कॉस्ट प्राइस है, सपोज मैंने 10 बैट खरीदे हैं, उसकी कॉस्ट प्राइस है x एंड मैंने 8 बैट्स बेचे हैं, उसकी सेलिंग प्राइस है y, तो मेरा ओवरऑल प्रॉफिट लॉस किससे आएगा? x माइनस वाई डिवाइडेड बाय y इंटू 100 से। ठीक है, ये मुझे डायरेक्टली निकाल के दे देगा। नेक्स्ट इज हमारे पास बहुत जगह पे देखते हैं बाय 2 गेट 6, तो इस केस में आई से अगर मेरे पास कुछ ऐसा ऑप्शन है बाय x गेट y, ठीक है, इसका मतलब x प्लस y आइटम्स की कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है? सिर्फ x आइटम्स के बराबर है। तो मेरा टोटल डिस्काउंट इसके ऊपर कितना लगेगा? इट विल बी गिवन एज y ओवर x प्लस y इंटू 100, तो आपको ओवरऑल डिस्काउंट कितना मिलेगा इससे? सपोज फॉर एग्जाम्पल आपको मिलते हैं बाय 2 गेट 6 में ही, तो मेरा ओवरऑल डिस्काउंट कितना आएगा? y क्या है? 6 ओवर 2 प्लस 6 इंटू 100, आई विल गेट 6 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100, right? 4 2s are 8, 25, 2 3s are, I'll get 75% of discount. Clear है? Next is proportion. Ratio and proportion रहता है, उसी तरीके से we have proportion. Proportion को जो है हमें दिया जाता है, suppose if a by b is equals to c by d है, तो विसे इसके ऊपर हम इन्हें सॉल्व करने के लिए कुछ कंपोनेंट्स हम यूज़ करते हैं। सो द फर्स्ट इज कंपोनेंडो विच सेज a प्लस बी डिवाइडेड बाय b, ये वाली चीज़ इसमें ऐड हो जाएगी, नीचे का सेम रहेगा c प्लस d ओवर d। सिमिलरली वी हैव डिविडेंडो, डिविडेंडो सेज a माइनस b ओवर b इज इक्वल्स टू c माइनस d ओवर d। अगर मैं c प्लस d दोनों लगाती हूँ, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, सो बेसिकली इन दोनों को जो है मुझे डिवाइड कर देना है। सो आई विल गेट a प्लस b ओवर a माइनस b विल बी इक्वल्स टू c प्लस d ओवर c माइनस d। ठीक है, ऑल्सो एक और होता है कि सपोज इफ a बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी इज इक्वल्स टू ई बाई एफ मुझे दिया गया है, सो एवरी रेशियो विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ न्यूमरेटर्स a प्लस सी प्लस ई डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिनोमिनेटर्स विच इज b प्लस डी प्लस एफ। हमेशा हर रेशियो के अमाउंट के इक्वल आएगा। सो दिस इज माई प्रोपोर्शन। नेक्स्ट इज मिक्सचर्स। मिक्सचर्स का हम कैसे रहते हैं कि कोई दो क्वांटिटी दी जाएगी, उनका मिक्सचर मुझे बनाना है, तो उसके लिए कितनी क्वांटिटी चीपर के लिए, कितनी क्वांटिटी डियरर मीन्स जो महंगा है उसकी कितनी ले, उनकी कोई एक एवरेज वैल्यू होगी जितनी हमें रिक्वायर्ड उस मिक्सचर की बनानी है। तो उनका आपस में रिलेशन क्या आता है? उनका रिलेशन दिया जाता है बाय द फॉर्मूला क्वांटिटी ऑफ cheaper over quantity of dearer। ध्यान रखना है ऊपर चीपर है तो उसी हिसाब से
DRR का ऊपर, तो आई विल से प्राइस ऑफ DRR माइनस एवरेज प्राइस ओवर एवरेज प्राइस माइनस प्राइस ऑफ चीपर। तो ये मेरा मिक्सचर हो गया M, ठीक है। इसका एक ग्राफ बना देते हैं, एक डायग्राम बना देते हैं। सो दिस इज क्वांटिटी ऑफ QC एंड दिस इज क्वांटिटी QD। इसके ऑपोजिट D माइनस M विच इज इसका प्राइस एंड दिस इज M माइनस C। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आई विल गेट C बाई D इज इक्वल्स टू D माइनस M ओवर M माइनस C। इससे हमारे पास जो भी हमें चाहिए होगा वो हम निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप पूछें, आई हैव शुगर एट द रेट ऑफ 13.65 पर kg एंड 13.40 पर kg। मुझे इन दोनों का जो है मिक्सचर निकालना है, सो दैट रिजल्टेंट का मेरा प्राइस होगा 13.20 पर kg। तो मुझे बताना है कि इनको किस रेशो के अंदर मिक्स करना है। दैट मीन्स मुझे C बाई D निकालना है। तो C बाई D विल बी इक्वल्स टू D माइनस M। तो आई विल गेट 13.65 माइनस 13.20 डिवाइडेड बाय 13.40 माइनस 13.20। यहाँ से आई विल गेट 0.45 डिवाइडेड बाय 0.20। डेसिमल से हटेगा, 5 4 20, 5 9। सो आई विल गेट C इज टू D मुझे मिक्स करना है 9:4 के रेशो के अंदर, ठीक है। ऑल्सो एक और तरह का क्वेश्चन आता है कि सपोज मेरे पास जो शुगर है वो इतनी है, एक का प्राइस इतना है, एक का प्राइस इतना है। तो मुझे आप बताइए कि मुझे मिक्सचर मैंने जो इसका बनाया है उसका टोटल प्राइस क्या आएगा। टोटल प्राइस क्या हो जाएगा, I'll say price of mixture denoted by cost of mixture will be equals to summation cost of first type into quantity of first type over summation of total quantity, ठीक है। सपोज इसका 1 kg लिया है, इसका 2 kg लिया है एंड इसका मैंने 3 kg लिया है। तो मेरा निकालना है मिक्सचर का कितना प्राइस आएगा। सो दैट विल बी 13.65 इंटू 1 kg C इंटू Q प्लस 13.2 इंटू 3 प्लस 13.4 इंटू 2 kg डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी 1 kg 2 kg 3 kg विच इज 6 kgs। तो ये जो मिक्सचर मेरा बनेगा उसका मेरा जो है कॉस्ट ऑफ मिक्सचर निकल के आ जाएगा। सो दिस गिव्स मैं एक और छोटा सा फॉर्मूला जिसको आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, सबको करने में बहुत मुश्किल लगते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी सबसे आसान है। सो इसका सीधा फॉर्मूला बताते हैं एक एग्जांपल देते हुए। सो एग्जांपल इज A जो है वो किसी काम को x डेज के अंदर करता है, B जो है इसी काम को y डेज के अंदर करता है। हमें बताना है A प्लस B अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे। तो डायरेक्ट फॉर्मूला इज एक्स वाई ओवर एक्स प्लस वाई, खत्म। दोनों की वैल्यू यहाँ पे डालिए, आंसर बताइए, ठीक है। इसी तरीके से मैं बोलती हूँ अगर C जो है वो काम करता है Z में, Z डेज, अब 2 से ज़्यादा 3 आदमी हो गए, तो A प्लस B प्लस C अगर तीनों एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। तीनों का प्रोडक्ट एक्स वाई जेड और नीचे डबल प्रोडक्ट्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, खत्म, बात खत्म, क्वेश्चन खत्म। डायरेक्ट इसके अंदर पुट करो और निकालो, ठीक है। अब इसके अलावा एक आता है कि सपोज M1 नंबर ऑफ पर्सन ने Q1 क्वांटिटी ऑफ वर्क D1 डेज के अंदर कवर किया, ठीक है। तो बताओ M2 पर्सन Q2 वर्क को कितने डेज में करेंगे। तो इसका मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला इज M1 Q1 D1 इज इक्वल्स टू M2 Q2
D2, तीनों को मल्टीप्लाई करो, इक्वेट करो, जो भी बचेगा वो आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें D2 निकालना है, तो D2 आ जाएगा M1 Q1 D1 डिवाइडेड बाय M2 Q2। D2 हमारा निकल गया। अब इसी केस में अगर कोई बोलता है कि M1 पर्सन्स ने Q1 वर्क D1 डेज T1 आवर्स में कंप्लीट करा है, M2 पर्सन्स Q2 वर्क D2 डेज और कितने T2 आवर्स में करेंगे, तो सीधी सी बात है यहाँ पे एक और मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा T1 T2, यहाँ पे आ जाएगा T2, यहाँ पे आ जाएगा T1 और नीचे आ जाएगा D2। जो भी निकालना है उसे लेफ्ट में रखिए, बाकी को इक्वेट करिए, आंसर निकालिए, खत्म बात। ये ही है टाइम एंड वर्क, इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। 3 फॉर्मूलाज हैं एंड यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। क्लियर है? नेक्स्ट इज स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो मोस्ट कॉमन स्पीड्स होते हैं विच इज किलोमीटर्स पर आवर एंड मीटर्स पर सेकेंड। अगर मुझे इसमें दी गई है और मुझे मीटर्स पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो आई डायरेक्टली मल्टीप्लाई 5/18 से। ठीक है, इसमें दिया हुआ है, इसमें निकालना है, जो भी दिया है उसको 5/18 से कर दो। उल्टा करना है, मीटर्स पर सेकंड में निकालना है, दिया हुआ है किलोमीटर्स पर आवर में, तो किससे करेंगे? 18/5 से, इसी का रेसिप्रोकल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, कई बार दिया होता है कि जो भी मेरा गाड़ी है या जो भी ट्रेन है उसने इतना डिस्टेंस इतने टाइम में करा, इतना डिस्टेंस इतने टाइम में, इतना डिस्टेंस इतने टाइम में, तो मुझे एवरेज स्पीड निकाल के दो। सो एवरेज स्पीड इज डायरेक्टली टोटल डिस्टेंस, सारे किलोमीटर्स को ऐड कर दो ओवर टोटल टाइम, सारे टाइम को ऐड कर दो, मुझे एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी। बट अगर मेरे को दिया है कि मेरी जो ट्रेन है वो 2 स्पीड्स के साथ मूव करी है, A एंड B बोथ मीटर्स पर सेकेंड, यूनिट्स हमेशा चेक करना, कई बार 1 मीटर्स में होता है, 1 किलोमीटर्स पर आवर में होता है। अगर ये दोनों सेम हैं और अलग भी है तो आप सेम में पहले कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद आपको निकालनी है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स A इंटू B ओवर A प्लस B मीटर्स पर सेकेंड। खत्म, एवरेज स्पीड का कंसेप्ट खत्म। या तो ये कर दो या ये कर दो, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। नेक्स्ट इज हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, ट्रेन्स हैं एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं या लैंप पोस्ट को जो है वो क्रॉस कर रही हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं 2 ट्रेन्स, ठीक है, क्रॉसिंग ईच अदर। पहला केस इज ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उनकी स्पीड्स x और y स्पीड्स हैं, L1 एंड L2 उनकी लेंथ्स हैं, तो एवरेज और रिलेटिव स्पीड, एवरेज नहीं रिलेटिव स्पीड इनकी क्या हो जाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में विल बी x प्लस वाई। तो मेरा टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस विल बी दोनों की लेंथ, टोटल लेंथ ओवर x प्लस वाई। वेयर एज अगर यही सेम डायरेक्शन के अंदर अगर होगा, सेम डायरेक्शन दैट मीन्स x माइनस वाई आएगी रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर विल बी टोटल लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन्स ओवर रिलेटिव स्पीड x माइनस वाई। ठीक है, इसी केस के अंदर अगर वो पूछते हैं 2 ट्रेन ना होके 1 ट्रेन है, एक ट्रेन ने स्टेशन को क्रॉस करना है, अब स्टेशन की क्या होगी, स्टेशन को भी दूसरी ट्रेन मान लेते हैं जिसकी स्पीड इज इक्वल टू 0। तो अगर वो उसको अप्रोच कर रहा है तो यहाँ पे स्पीड में यहाँ पे क्या रह जाएगा, सिर्फ ट्रेन की स्पीड और L2 क्या हो जाएगी, स्टेशन की लेंथ। तो मेरे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला आ जाएगा। अगर वो बोलता है कि कोई भी ट्रेन लैंप पोस्ट को या किसी पर्सन को क्रॉस करती है तो उसकी लेंथ ट्रेन के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, तो L2 भी क्या हो जाएगी, 0। तो मेरे पास यहाँ से भी हट जाएगा। तो टाइम टेकन टू क्रॉस द सिग्नल पोस्ट, लैंप पोस्ट, पर्सन का ट्रेन की लेंथ ओवर
ट्रेन की स्पीड, मेरा टाइम निकल के आ जाएगा। विद दिस वी फिनिश द स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस ऑल्सो द लास्ट टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के अंदर आपका एरिया, पेरीमीटर, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया या डायगोनल की लेंथ आ गई, ये सारी चीजें आती हैं किसके लिए? ट्रायंगल के लिए। 2 डायमेंशन में ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, रिंग हो गया, ट्रेपीजियम हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, काइट हो गया, ये सब क्या है? इंटर रिलेटेड हैं, लेकिन इनके थोड़े थोड़े फॉर्मूलेज हैं इनका एरिया वगैरह निकालने के लिए, जो हमारी स्क्रीन के ऊपर आपको साइड में ऑलरेडी दिख रहा है, तो आप उसे पॉज करके जो है नोट डाउन कर सकते हैं। ऑल्सो अगर हम 3D में जाते हैं, 3 डायमेंशन में हमारे पास होता है स्फेयर, स्फेरिकल शेल, हमारे पास सिलेंडर, सिलेंड्रिकल शेल, उसके अलावा क्यूबॉइड्स होते हैं, क्यूब्स होते हैं। क्यूब जो है वो क्यूबॉइड का ही एक स्पेशल केस है जिसमें डायमेंशंस तीनों डायरेक्शन में सेम हो जाती हैं। जैसे स्क्वायर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रेक्टेंगल सच दैट लेंथ एंड ब्रेड्थ आर सेम। तो ये चीज़ें जो है आपको फॉर्मूले जो है याद करने हैं। लास्ट में हमारे पास क्वेश्चंस कुछ इस तरीके के आते हैं कि आपको कोई भी रेक्टेंगुलर पार्क है, उसका आपको जो वॉक पाथ है मूव करने के लिए, जॉगिंग पाथ जिसको बोलते हैं, आपको उसका एरिया निकालना है। तो उस तरीके के लिए भी डायरेक्ट फॉर्मूलाज आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। आपको बस ध्यान ये रखना है कि जो भी हम पाथ बनाएंगे, बाउंड्री बनाएंगे, वॉल बनाएंगे, स्कर्टिंग करेंगे, वो सारी चीज़ें गिवन बाउंड्री के अंदर ली गई हैं या उसके बाहर ली गई हैं, उस हिसाब से आप उसका क्वेश्चन में पुट करेंगे एंड आंसर निकालेंगे। सो विद दिस वी फिनिश ऑल द फॉर्मूलाज जो हमें रिक्वायर्ड हैं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के पेपर के लिए। इनके थ्रू हम हर क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। आप इसे एक बार रिवाइज करिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो आपको लगता है आप भूल रहे हैं उन्हें नोट डाउन करिए। हर फॉर्मूले को नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल ये फॉर्मूला आपको याद है, ये आप मत लिखिए। ये अगर आपको याद नहीं है, ये भी याद है, तो सिर्फ ये लिख लीजिए कि पेपर में जाने से पहले एक फाइनल लुक सिर्फ इसकी ली जाए। दिस वे आप फॉर्मूलाज की लिस्ट को बहुत शॉर्ट डाउन, कट डाउन कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है, इसका सिर्फ एक फॉर्मूला डाल के लिख दीजिए प्लस माइनस, उसी के अंदर सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? एप्लीकेबल हो जाएंगी। कोशिश करिए 5 फॉर्मूला की जगह एक फॉर्मूला के ऊपर आ जाइए, ताकि पेपर में जाने से पहले सिर्फ वही रिवाइज करें जो आप भूल रहे हैं। जो आपको ऑलरेडी थोरोली याद हो चुके हैं उन्हें रिवाइज करने में जो है अपना टाइम वेस्ट ना करें। अपने पेपर पे ध्यान दें, कंसंट्रेट करें, न्यू क्वेश्चंस नहीं देखें, कॉन्फिडेंस को बनाए रखें, मॉक टेस्ट नहीं देने हैं, जस्ट रिविजन करिए। हरियाणा जीके के ऊपर ध्यान दीजिए, करंट अफेयर्स के ऊपर ध्यान दीजिए, पेपर बहुत अच्छे से कीजिए। पेपर देने के बाद ज़रूर बताइएगा पेपर कैसा हुआ। कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए। इससे नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसके अंदर हम कुछ 15 to 16 क्वेश्चंस ये सारे टॉपिक्स के ऊपर कवर करेंगे। वो क्वेश्चंस होंगे जो ऑलरेडी कभी ना कभी एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं। सो स्टे ट्यून्ड, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, शेयर करते जाइए, लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए। थैंक यू सो मच।